सन 1948 पूरे भारत में इंडिया पाकिस्तान जंग के जीत का जश्न मनाया जा रहा था, लेकिन बहुत ही कम लोग इस बात की गंभीरता को समझ रहे थे कि इस जीत से भारत ने अपने ही मौत के कब्र खोद दिए हैं, क्योंकि पाकिस्तान अपनी शर्मिंदगी भरी हार से चुप नहीं रहने वाला था। वो बदला लेने के लिए बेताब था। लेकिन यू नो व्हाट, पाकिस्तान से भी ज्यादा बेताब था एक और एक देश जिसने इंडिया पर 200 सालों तक राज किया था, और वो अब अपने उसी गुलाम को अपने पैरों पर खड़े होते हुए नहीं देख पा रहा था। इस तस्वीर को जरा देखना। मेजर जनरल कॉथॉर्न वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिश इंटेलिजेंस हेड ऑफ यूरोप रह चुके थे, और 1948 इंडो पाकिस्तान वॉर की हार के बाद इन्होंने ही ISI को जन्म दिया। इनफैक्ट करीब 8 सालों तक मेजर कॉथॉर्न ही ISI के चीफ भी बनकर रहे। इसके अलावा पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पोजीशन पर भी रॉस मैक्के को बहुत ही स्ट्रेटेजिकली चुना गया था, जो भी पहले ब्रिटेन के ऑस्ट्रेलियन आर्मी के हेड रह चुके थे। यानी कि दीज वर द पीपल विद डेकेड्स ऑफ एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस। इनफैक्ट ISI में उन दिनों 10,000 ऑफिशियल्स थे, जिनमें से 384 प्रोमिनेंट मेंबर्स तो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, जो ISI को शुरुआत से ही साइकोलॉजिकल इंटेलिजेंस टैक्टिक्स जैसे कि एस्पियोनाज और जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशंस जैसे सोफिस्टिकेटेड ट्रेनिंग्स दे रहे थे। और आपको शायद ये सुनकर हैरानी होगी, यही ट्रेनिंग्स आज तक होते आ रहे हैं। ये है 2021 का ही रिपोर्ट, जिसमें क्लियरली ये मेंशन्ड है कि ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसीज M15 और M16 आज तक पाकिस्तानी फोर्सेस को ब्रिटेन में ही ट्रेन करती है। सो माय पॉइंट ओवर हियर इज कि पाकिस्तान अच्छे से ये बात जानता था कि वो इंडिया जैसे अपने से 4 गुना बड़े देश से अकेले मुकाबला नहीं कर सकता, और इसीलिए उन्होंने उस वक्त ब्रिटेन से मदद लेना तो शुरू ही कर लिया। लेकिन आप ये बिलीव नहीं करोगे कि उस दौरान ISI का नेटवर्क इतना स्ट्रांग हो गया था कि करीब 18 देशों की एलीट इंटेलिजेंस एजेंसीज ISI के साथ काम कर रही थी, रॉ को खत्म करने के मकसद से। By 1982, in Peshawar, there were upwards of 18 foreign liaisons that were working at any one time. So we're talking about an enormous proliferation of intelligence agencies that are working side by side. और इसका अंजाम भी हमें दिखा ना। अपने जन्म के ही सिर्फ 7 से 8 सालों के अंदर ही ISI ने लिटरली भारत को चारों तरफ से घेर लिया था। मिड 1950s तक, जहां पर भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में नागास, मिजोस जैसे कई अलगाववादी इंसर्जेंसीज अपने पीक पर थे, तो वहीं पर साउथ में केरला में ISI ने अपने कई सारे टेरर आउटफिट्स को प्लांट कर दिए थे। नॉर्थ में तो इंडिया अपने जन्म से ही कश्मीर के मुद्दे पे लड़ रहा था, लेकिन वहीं पर वेस्ट में भी ISI ने खालिस्तान का बीज बो दिया था। इंडिया के पूरे ईस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में ISI ने नक्सलवादियों को खड़ा कर दिया, तो वहीं पर दाऊद, छोटा राजन, हाजी मस्तान, छोटा शकील जैसे न जाने कितने अंडरवर्ल्ड क्रिमिनल गैंग्स हैं जिन्हें ISI ने खड़ा किया और आज तक फंड करता है। और इन सबसे ज्यादा खौफनाक सिविलियंस में टेररिज्म, आतंकवाद, जिसके लिए तो ISI पूरे दुनिया भर में बदनाम है। 1993 मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट, जिसमें 257 लोगों की मौत हो गई। 2001 इंडियन पार्लियामेंट अटैक, 26/11 मुंबई सीरियल ब्लास्ट, 2008 दिल्ली सीरियल ब्लास्ट, 2011 मुंबई ट्रिपल ब्लास्ट। आज तक हमारे देश में जितने भी टेररिस्ट बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं ना, जिनमें हजारों लाखों मासूम लोगों की जानें गई हैं, उन सब के पीछे भी एक ही ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा हाथ है, ISI। इन्होंने जैश-ए मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, अल-कायदा जैसे हजारों खौफनाक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को जन्म दिया है, जिनके टेररिस्ट आउटफिट्स आज भी पूरे देश में फैल चुके हैं और हिंदुस्तान को आज तक अंदर से दीमक की तरह खा रहे हैं। लेकिन एक तरफ जहां पर ISI 1948 से ही जंग के मैदान में उतर के पूरे हिंदुस्तान में काफी हद तक तबाही मचा चुका था, इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ का तो जन्म ही ISI के जन्म के 20 सालों बाद 21 सितंबर 1968 में हुआ था, वो भी बड़े जद्दोजहद के बाद। ISI, CIA और KGB जैसे इंटेलिजेंस एजेंसीज तो रॉ से नफरत करती ही थी, लेकिन हमारे खुद के देश में ही ऑपोजिशन पार्टीज तक रॉ को खत्म करना चाहते थे। इसे इंदिरा गांधी का एक पालतू ऑर्गेनाइजेशन माना जाता था, जो ऑपोजिशन पार्टीज पर एस्पियोनाज यानी कि जासूसी करने के लिए बनाई गई थी। इंदिरा गांधी के बाद पावर में आए मोरारजी देसाई के बारे में तो एक कहावत भी कही जाती थी, हिज हेट फॉर रॉ वॉज मोर देन हिज लव फॉर इंडिया। मोरारजी तो इस ऑर्गेनाइजेशन को ऑलमोस्ट बंद ही कर चुके थे, लेकिन इतने सारे प्रॉब्लम्स के बावजूद रॉ के कॉन्सेप्चुअलाइजेशन और प्लानिंग से लेकर रॉ के फॉर्मेशन का पूरा क्रेडिट जाता है सिर्फ एक शख्स को, RN काओ।
जहां पर आईएसआई में 10,000 ब्रिटेन ट्रेन्ड ऑफिशियल्स थे, काओ ने इससे 40 गुना कम, सिर्फ 250 नौसीखी ऑफिसर्स, सिर्फ 5 लाख के मामूली से बजट और एक खंडर पड़े थिएटर को अपना ऑफिस बना के रॉ की शुरुआत की थी। लेकिन हमारी इन परिस्थितियों के बावजूद हमने आईएसआई को मुंह तोड़ जवाब दिया। रॉ ने अपने जन्म के सिर्फ 3 सालों के बाद ही हर एक इंडिया पाकिस्तान वॉर में इंडिया को सक्सेसफुली जिताया। 1971 वॉर, 1984 और 1999 वॉर। अगस्त 17, 1988 की यह बात है जब पाकिस्तान के सबसे बड़े डिक्टेटर और इंडिया में फैले खालिस्तानी और कश्मीरी मिलिटेंसी के मास्टरमाइंड जिया उल हक की एक प्लेन क्रैश में मिस्टीरियस तरीके से मौत हो जाती है। लेकिन आज हमें कुछ ऐसे सबूत मिले हैं कि यह कोई एक्सीडेंट बिल्कुल नहीं था, बल्कि रॉ द्वारा एक प्लान्ड असैसिनेशन था। जस्ट इमेजिन, हमने पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांटकर बांग्लादेश को आजाद किया, पाकिस्तान के दोस्त अफगानिस्तान को पाकिस्तान का जानी दुश्मन बनाया। यह कोई कोइंसिडेंट नहीं था। आज तक अफगानिस्तान कंप्लीटली एंटी पाकिस्तान है। तालिबानी गवर्नमेंट तो पाकिस्तान पर डायरेक्ट अटैक्स लॉन्च करते हैं। The Taliban launched unprovoked heavy weapon fire on its outpost near the border. और तो और रॉ ने ही पाकिस्तान के टेररिस्ट फंडिंग्स को दुनिया के सामने एक्सपोज करके पाकिस्तान को ग्लोबली ब्लैकलिस्ट भी करवा दिया है। लेकिन क्या आपके दिमाग में यह सवाल नहीं आ रहा कि आईएसआई को रॉ से 20 साल ज्यादा एक्सपीरियंस था? सारे के सारे जितने भी इंटरनेशनल पावरफुल फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज थे, वो तो आईएसआई को बैक कर रहे थे, उन्हें ट्रेन कर रहे थे। तो रॉ ने यह पासा पलट आखिर कैसे किया? रॉ ने अपने दावपेच कैसे खेले, यह जानने के लिए हमें एकदम शुरुआत से शुरू करना होगा। साल 1950, जब इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में स्थित नागालैंड में कुछ तो बहुत ही गलत हो रहा था। एक्चुअली में कश्मीर को हासिल करने के लिए आईएसआई ने सबसे पहले निशाना बनाया कश्मीर से 3000 किलोमीटर दूर स्थित नागालैंड को। देखो, 1950s की यह बात है जब आईएसआई ने इंडिया की एक बहुत ही बड़ी कमजोरी को पकड़ ली। नॉर्थ ईस्ट, स्पेशली नागालैंड के नागाज और मिजोरम के मिजो कम्युनिटी की सरकार से मतभेद हो रही थी। सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि नागाज ने तो भारत की आजादी से भी एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को ही नागालैंड को एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट डिक्लेयर कर दिया था। और इस पूरे सेपरेटिस्ट मूवमेंट में सबसे आगे खड़े थे अंगामी जापू फिजो, जो कि द लीडर ऑफ नागा नेशनल काउंसिल थे। इसी एनएनसी ने 1951 में नागालैंड में एक प्लेबिसाइड भी करवाया था, यानी कि वोटिंग करवाया था, जिसमें उन्होंने क्लेम किया कि करीब 99% नागाज इंडिया से अलग होना चाहते थे। सो डेफिनेटली ये भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा क्राइसिस था, एक बहुत ही बड़ी वल्नरेबिलिटी थी। दूसरी तरफ मिजोरम में भी मिजो नेशनल फ्रंट नाम की एक पॉलिटिकल पार्टी खड़ी हो चुकी थी, जिसे लीड कर रहे थे एक सेपरेटिस्ट लीडर लाल डेंगा, जो बाय द वे आगे जाकर मिजोरम के चीफ मिनिस्टर भी बने। लेकिन उनकी पार्टी एमएनएफ का भी एक ही मकसद था, मिजोरम को इंडिया से आजाद करके एक इंडिपेंडेंट मिजो स्टेट बनाना, जिसके लिए लेट 1950s तक एमएनएफ ने अपने मिलिट्री कैडर्स के लिए स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग और सोफिस्टिकेटेड आर्म्स एंड एम्युनिशंस जमा करना भी शुरू कर दिया था। अब सिर्फ एक ही कसरत बाकी रह गई थी, फंडिंग की। दोनों भी पार्टीज, नागा नेशनल काउंसिल और मिजो नेशनल फ्रंट, अपने मकसद को अंजाम देने के लिए डेस्परेटली इंटरनेशनल फंडिंग्स की तलाश में थे। और बस यहीं पर इंडिया के आपदा में पाकिस्तान को एक अवसर नजर आया। आईएसआई ने ईस्ट पाकिस्तान के रंगमती जंगलों में नागा और मिजो रिबेल्स के लिए ट्रेनिंग कैंप्स बनाकर उन्हें वहां पर प्रॉपर मिलिट्री ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने तो इन आदिवासियों को मशीन गन्स और रॉकेट लॉन्चर्स जैसे सोफिस्टिकेटेड हथियार तक दे दिए थे, ताकि वो इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ एक फुल फ्लेज्ड वॉर छेड़ दे। और अनफॉर्चुनेटली फॉर इंडिया, आईएसआई का यह प्लान इतना सक्सेसफुल रहा कि 1966 में तो मिजो नेशनल फ्रंट ने पूरे मिजोरम स्टेट को ही इंडिया से अलग कर दिया था। यस, 1 मार्च 1966 के दिन एमएनएफ ने आइजॉल के आर्मी पोस्ट और पुलिस स्टेशंस पर अटैक करके उसके सारे एंट्री पॉइंट्स को सीज करके पूरे स्टेट पर कंप्लीट कंट्रोल हासिल कर लिया था। अब मिजोरम को इंडिया से अलग करने के बाद फिर आईएसआई ने तो यह तक प्लान कर दिया था कि वो यूएन में अपील करके मिजोरम को एक अलग देश रिकॉग्नाइज भी करवा ले। एंड माइंड यू, ये सब मैं रॉ के जन्म से पहले की बात कर रहा हूं। सो अनलाइक आईएसआई, इंडिया के पास ऐसी कोई स्पेशलाइज्ड इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं थी जो फॉरेन इन्वॉल्वमेंट इन इंडिया को पहले से ही भांप पाए। काफी सिमिलर क्लैशेस नागालैंड में भी हो रहे थे और इसीलिए सबके रिटेलिएशन में इंडियन गवर्नमेंट ने देश में पहली बार नॉर्थ ईस्ट में
AFSPA एफ्स्पा एक्ट को पास कर दिया। जिससे इस रीजन में स्टेबिलिटी तो आ गई, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट? इन इंसर्जेंसीज के वजह से वहां पर हमारी इतनी फोर्सेस डिप्लॉय हो गई कि 1950s में नॉर्थ ईस्ट साउथ एशिया का हाईएस्ट मिलिटराइज्ड जोन बन चुका था और ISI एग्जैक्टली यही तो चाहता था। जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, पाकिस्तान के लिए ये नागाज और मीजोस तो सिर्फ इस बड़ी सी जंग में मामूली से प्यादे थे जिन्हें वो पाल ही रहे थे कुर्बान होने के लिए। हिंदुस्तान को भटकाने के लिए उनका असली निशाना तो हमेशा से ही कश्मीर था और इसीलिए नॉर्थ ईस्ट में तबाही मचा के पाकिस्तान ने 1965 में कश्मीर में जंग छेड़ दी, ऑपरेशन गिब्राल्टार। द ISI ऑफ पाकिस्तान बुक और द इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस के रिसर्च पेपर्स में ऑपरेशन गिब्राल्टार का ब्लूप्रिंट काफी डिटेल में बताया गया। इन पेपर्स के मुताबिक पाकिस्तान का प्लान सिंपल था। ISI ट्रेंड पाकिस्तानी सोल्जर्स और रजाकार्स यानी कि POK के सिविलियंस को मिलिट्री ट्रेनिंग देकर एक आर्मी खड़ी की जाएगी जो जम्मू एंड कश्मीर में लोकल कश्मीरीज के भेस में घुसकर उनमें एक आंदोलन का माहौल खड़ा करेगी। इससे दो चीजें होंगी, एक तो जम्मू एंड कश्मीर के सिविलियंस को मिलिट्री सपोर्ट देकर भारत के खिलाफ एक जंग के लिए तैयार किया जाएगा और दूसरी बात, इससे ग्लोबली एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा कि कश्मीर के खुद के लोग इंडिया से अलग होना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान का यह प्लान बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। कश्मीरी लोकल्स ने ISI का साथ तो दिया ही नहीं, उल्टा इस इन्फिल्ट्रेशन की जानकारी उन्होंने इंडियन फोर्सेस को दे दिया। अब ऑपरेशन गिब्राल्टार को फेल होते हुए देख 1 सितंबर 1965 को पाकिस्तान ने ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम शुरू करके ऑफिशियली इंडिया से वॉर डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने जम्मू के अखनूर सेक्टर में हमला कर दिया। इसके रिटेलिएशन में इंडियन आर्मी ने तो लाहौर को ही अपने कब्जे में ले लिया था। अब अपने एक बड़े शहर को खोते हुए देख ऑफ कोर्स पाकिस्तान ने ऑफिशियली हार मान लिया और इंडिया ये जंग जीत गया। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की एक बात तो माननी पड़ेगी, 1965 तक ISI को फॉर्म होकर 20 साल भी नहीं हुए थे कि ISI ने इंडियन फोर्सेस को 2 वॉर फ्रंट्स में सक्सेसफुली ऑक्यूपाई कर लिया था। नॉर्थ ईस्ट में नागा और मीजो इंसर्जेंसी और जम्मू एंड कश्मीर में इंडो पाकिस्तान वॉर। भले इन दोनों भी फ्रंट्स में इंडिया ने ईंट का जवाब पत्थर से जरूर दिया, लेकिन माय पॉइंट इज इंडिया हर बार पाकिस्तान को सिर्फ जवाब दे रहा था, पाकिस्तान से एक कदम आगे नहीं चल रहा था। आइडियली तो हमें पाकिस्तान की हर एक चाल की खबर ये सारा कांड होने से पहले ही होनी चाहिए थी, राइट? लेकिन हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारे तब के इंटेलिजेंस एजेंसी IB काफी बार कंप्लीटली क्लूलेस हुआ करती थी और इसके पीछे का मेन रीजन ये था कि IB को तो ब्रिटिशर्स ने हमेशा से ही सिर्फ इंटरनल सिक्योरिटी के लिए ही ट्रेन किया था। इंडिया में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट को कर्ब करने के लिए, रोकने के लिए, इंडिया को बाहरी एक्सटर्नल थ्रेट से प्रोटेक्ट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं ट्रेन किया गया था। और भूलो मत, इस वीडियो में तो मैं सिर्फ ISI वर्सेस रॉ की बात कर रहा हूं। इसी टाइम फ्रेम में CIA और KGB भी इंडिया में काफी सारे कोवर्ट ऑपरेशंस कंडक्ट कर रहे थे। 1962 में तो इंडो चाइना वॉर भी हुआ था और फिर 1966 में यानी कि इंडो पाकिस्तान वॉर के बस एक ही साल बाद हमारे देश के 2 सबसे वीर और नेशनलिस्ट लीडर्स का कोल्ड ब्लडेड मर्डर कर दिया गया था, लाल बहादुर शास्त्री जी और होमी जहांगीर बाबा जी। लेकिन हमारी IB को अगेन इस बात की भनक तक भी नहीं थी। अब रॉ वर्सेस CIA द मोस्ट ब्रूटल कोल्ड वॉर इन इंडियन हिस्ट्री के बारे में मैंने ऑलरेडी एक काफी डिटेल्ड वीडियो बना रखा है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही कम लोगों को ये बातें पता है क्योंकि इसमें इतनी सारी पहेलियां हैं जो आज तक पब्लिकली कभी सामने आने ही नहीं दी गई। हमें खुद CIA के काफी सारे डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स और बुक्स पढ़ के इनके बारे में मालूम पड़ा और इस पर एक्चुअली मैंने एक पूरा डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना रखा है जिसे आप इस वीडियो के बाद ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। उससे आपको एक साइलेंट वॉर के बारे में पता चलेगा जो आपको पता भी नहीं होगा कि एग्जिस्ट करता है इंडिया और अमेरिका के बीच में। मेरे कहने का मतलब यह है कि नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी और 1965 इंडो पाकिस्तान वॉर में ऑन पेपर ISI को सक्सेसफुली हराने के बावजूद यह इंडिया के लिए एक बड़ा इंटेल फेलियर था जिसे दोबारा होने से हमें हर हाल में रोकने के लिए
हमें जरूरत थी आईबी के अलावा एक स्पेशलाइज्ड इंटेलिजेंस यूनिट के होने की जो मेजरली इंटरनेशनल थ्रेट्स पर नजर रखे और इंडिया को पहले से ही चेतावनी दे दे। और इसीलिए शास्त्री जी के डेथ के बाद इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी थी और तब उन्होंने आईबी के एक टॉप ऑफिसर जो पीएम नेहरू के सिक्योरिटी एडवाइजर भी रह चुके थे, आरएन काओ, से इस पर एक सोल्यूशन मांगा। इस पर तुरंत काम करते हुए काओ ने सिर्फ 60 दिनों के अंदर 21 सितंबर 1968 को पीएम इंदिरा गांधी के सामने एक डिटेल्ड ब्लूप्रिंट पेश कर दिया, द ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियाज मोस्ट एलीट एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ, जिसका सिर्फ एक ही मकसद था, धर्मो रक्षति रक्षतः, यानी कि धर्म की रक्षा हर हाल में करना है। और बस इसी मोटो के साथ रॉ आईएसआई के सामने मैदान में उतर गया। अब जैसे आईएसआई ने इंडिया की सबसे बड़ी कमजोरी नॉर्थ ईस्ट को पकड़कर उसे हमारे ही खिलाफ एक्सप्लॉइट किया था, ठीक वैसे ही रॉ ने भी आईएसआई के साथ किया। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी दुखती नब्ज क्या थी आपको पता है? ईस्ट पाकिस्तान। और इसीलिए रॉ ईस्ट पाकिस्तान पर काफी समय तक घात लगाकर बैठ गया एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी के लिए, जो परफेक्ट अपॉर्चुनिटी 1971 में उन्हें मिल भी गई। साल 1970 पाकिस्तान जनरल इलेक्शंस में ईस्ट पाकिस्तान के शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग 169 में से 167 सीट से जीत गई। लेकिन प्रेसिडेंट जुल्फिकार अली भुट्टो इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि वो दूसरे पार्टी पीपीपी से थे और इसीलिए इतने बड़े स्वीपिंग विक्ट्री के बाद भी उनके आर्मी चीफ जनरल याह्या खान और प्रेसिडेंट भुट्टो ने पावर ट्रांसफर करने से मना कर दिया। जाहिर है वेस्ट पाकिस्तान की इस हरकत से ईस्ट पाकिस्तान की जनता बिल्कुल भी खुश नहीं थी। पूरे देश में इतने दंगे फसाद होने लगे, सिचुएशन ऑलमोस्ट सिविल वॉर जैसा ही हो चुका था और आखिर में ईस्ट पाकिस्तान ने मार्च 1971 में खुद को पाकिस्तान से आजाद डिक्लेयर कर दिया। इसके बाद तो पाकिस्तान की सरकार तिलमिला सी गई। उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान को देशद्रोही बता के अरेस्ट करवा लिया और प्रोटेस्ट दबाने के लिए पाकिस्तानी आर्मी ने घरों में घुसकर बंगाली स्पीकिंग पॉपुलेशन का मास मर्डर और रेप्स कमिट करना शुरू कर दिया। उनकी हालत बद से बदतर होती जा रही थी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह थी कि यह सब जितना बड़ा सरप्राइज पाकिस्तान के लिए था, उतना ये इंडिया के लिए बिल्कुल नहीं था। इनफैक्ट एक्स रॉ ऑफिसर आर.के. यादव ने उनके बुक मिशन रॉ में बताया है कि पाकिस्तान में यह सब कुछ होने वाला है, यह बात तो रॉ को 2 साल पहले से ही पता था। यस, मिड 1970s में लंदन के एक रॉ एसेट ने हमें एक टिप दी थी कि उसे खुद एक पाकिस्तानी डिप्लोमैट ने ही बताया कि जल्द ही ईस्ट बंगाल में मिलिट्री एक्शन होने वाला है। यह रिपोर्ट मिलते ही आरएन काओ ने तुरंत पीएम इंदिरा गांधी के साथ एक मीटिंग बिठाई और उन्हें पाकिस्तान के ओवरऑल पॉलिटिकल सिचुएशन पर ब्रीफ किया। और इसी मीटिंग में फिर तय हुआ कि पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में तोड़ा जाएगा, क्योंकि इससे अच्छा मौका उन्हें मिल ही नहीं सकता। लेकिन हाँ, रॉ के लिए बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद करना, एक देश को लिटरली 2 देशों में बांटना, इतना आसान बिल्कुल भी नहीं होने वाला था। इसमें 2 बड़े बड़े चैलेंजेस थे। पहला चैलेंज, वेस्ट पाकिस्तान इंडियन फोर्सेस पर एयर स्ट्राइक कर सकता था, और दूसरा चैलेंज, हम हमारी पूरी आर्मी को ईस्ट पाकिस्तान में डिप्लॉय नहीं कर सकते थे, क्योंकि इससे हमारा कश्मीर खतरे में आ सकता था। अब वैसे तो पहले चैलेंज को एलिमिनेट करना ऑन पेपर उतना मुश्किल नहीं था। मतलब अगर रॉ इंडियन एयर स्पेस को पाकिस्तान के लिए कट ऑफ कर देता तो पाकिस्तानी एयरफोर्स इंडियन एयर स्पेस से डायरेक्ट फ्लाई कैसे कर पाती। बट मेन प्रॉब्लम यह थी कि अगर हम ये कदम उठाते तो इंटरनेशनली ये मैसेज जाता कि हम यानी कि इंडिया पाकिस्तान पर ऑफिशियली वॉर डिक्लेयर कर रहा है। सो अब रॉ का पहला मिशन था पाकिस्तान के लिए इंडियन एयर स्पेस बंद करवाना, लेकिन इसका पूरा इल्जाम भी पाकिस्तान पर ही डालना था। और मेरे हिसाब से पर्सनली ये रॉ का वन ऑफ द स्मार्टेस्ट मिशंस था, क्योंकि इसमें उन्होंने पाकिस्तान के एक एंटी इंडिया मिशन को घुमाकर पाकिस्तान के ही खिलाफ यूज कर लिया। सो जनवरी 1971 में आईएसआई ने हाशिम कुरैशी नाम के अपने एक एसेट को ट्रेन करके श्रीनगर भेजा था, इंडियन एयरलाइंस की एक प्लेन को हाईजैक करके उसके बदले में अपने कुछ 36 टेररिस्ट छुड़वाने के लिए। बाय द वे, इस प्लेन के पायलट पता है कौन थे? राजीव गांधी। सो पाकिस्तान के लिए ये एक तीर से 2 निशाना था। लेकिन इसमें जो ऑपरेशन लीड हाशिम कुरैशी था, वो एक्चुअली में एक एक्स रॉ एसेट रह चुका था, जिसे कुछ साल पहले रॉ ने ही ट्रेन करके पीओके भेजा था मुखबरी करने के लिए। लेकिन पीओके जाकर आईएसआई ने उसे फिर अपने साइड कर लिया था। सो ये खबर मिलते ही रॉ के चीफ आरएन काओ ने लॉन्च कर दिया इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट सीक्रेटिव ऑपरेशंस, ऑपरेशन गंगा।
काओ ने हाशिम कुरैशी को समझाया कि अगर वो इंडियन अथॉरिटीज के साथ दोबारा से काम करने लग जाएगा तो रॉ उसकी सजा को कम करवा सकती है। ये ऑफर सुनकर हाशिम झट से मान गया और आरएन काओ ने फिर उसे इंस्ट्रक्ट किया कि आईएसआई ने जैसे जैसे प्लान किया है अब तुझे ठीक वैसे ही करना होगा, सिवाय एक चीज के। 30 जनवरी 1971 को हाशिम ने श्रीनगर से एक इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट गंगा को हाईजैक किया जिसमें 26 पैसेंजर्स ऑन बोर्डेड थे और उसके बाद उसने एज पर द प्लान फ्लाइट को जबरदस्ती लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड करवाया। लेकिन उस मूव के बाद चीजें बदलना शुरू हो गई। लाहौर में हाशिम ने डिमांड रखी कि वो पाकिस्तानी पीएम भुट्टो से बात करना चाहता था। इस डिमांड को पाकिस्तान ने तुरंत पूरा किया। भुट्टो उससे मिलने आए और फिर ये पीएम और टेररिस्ट की मीटिंग दुनिया भर में ब्रेकिंग न्यूज बन गई। अब इस मीटिंग में एग्जैक्टली क्या हुआ उसके डिटेल्स रॉ ने अपने किसी भी डॉक्यूमेंट में डिक्लासिफाई नहीं किया है, लेकिन बेसिकली हाशिम ने फ्लाइट के 26 पैसेंजर्स को छुड़वा दिया। इंडिया को पाकिस्तान के 36 टेररिस्ट को रिलीज भी नहीं करना पड़ा और पीएम भुट्टो से मीटिंग के बाद हाशिम ने उस प्लेन को लाहौर में जला भी दिया। ऑपरेशन गंगा वाज एक्सट्रीमली सक्सेसफुल क्योंकि इस पूरे इंसिडेंट से ग्लोबली ये बात क्लियर हो गई कि पाकिस्तान ने सबसे पहले एक्ट ऑफ वॉर कंडक्ट किया है इंडियन एयरप्लेन फोकर F-27 AKA गंगा को हाईजैक करके। इस पर अब इंडिया रिस्पॉन्ड तो कर ही सकता था बाय कटिंग इट्स एयर स्पेस फॉर पाकिस्तान, जिससे मिशन का पहला स्टेज कंप्लीट हो गया और हम निश्चिंत हो गए कि बांग्लादेश को लिबरेट करते वक्त पाकिस्तान इंडिया पर एयर स्ट्राइक नहीं कर पाएगा। फर्स्ट चैलेंज हो गया कंप्लीट। अब बारी थी मिशन के अगले और फाइनल पड़ाव की, ईस्ट पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तानी आर्मी को उनके ही जमीन पर हरा के बांग्लादेश को आजाद करवाना। अब इस पर्टिकुलर मिशन के बारे में हम आज तक बस यही जानते थे कि सिर्फ मुक्ति बहिनी की मदद से ही इंडिया ने बांग्लादेश को लिबरेट करवाया, पर यह तो आधी सच्चाई है। इन टोटल 3 फोर्सेस, 3 बहिनीज इस मिशन में इन्वॉल्व थी। एक मुक्ति बहिनी, दूसरी मुजीब बहिनी और तीसरी कादिर बहिनी। और मजे की बात बताऊं, इनमें से एक बहिनी तो बांग्लादेशी फोर्सेस से ही बनी थी जो बांग्लादेश को आजाद करवाने के लिए इंडिया ने बनवाई थी। लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे, उसके इस्तेमाल से इंडिया ने अपने नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी को भी कर्ब करवा लिया था। अराउंड मिड 1971 की बात है, रॉ ने सुंदरबन के जंगलों में कई आर्मी ट्रेनिंग कैंप्स को खोले और बांग्लादेशी सिविलियंस को पाकिस्तानी आर्मी से लड़ने के लिए ट्रेन करना शुरू कर दिया। ये फोर्सेस 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड थी। पहली मुक्ति बहिनी, जो फोर्स इंडियन आर्मी के साथ वेस्ट बंगाल के रास्ते से घुसकर हमला करने वाली थी। दूसरी मुजीब बहिनी, जो फोर्स एक्चुअली में ऑलमोस्ट हमारे पैरा एसएफ फोर्सेस जितने वेल ट्रेन्ड सोल्जर्स थे, लेकिन इनका एंट्री पॉइंट इंडिया ने बड़े ही स्ट्रेटेजिकली मिजोरम में सेट किया था, जिसके बाजू में ही उनका पहला ऑब्स्टिकल था रंगमती कैंप। नेचुरली उन्हें अपना मिशन पूरा करने के लिए रंगमती कैंप्स को डिस्ट्रॉय करना ही पड़ता और इस तरह से बिना हमारे एक भी सोल्जर का इस्तेमाल किए रॉ ने आईएसआई के नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी वाले प्लान को भी कर्ब कर दिया। एक तीर से 2 शिकार। और फाइनली तीसरी फोर्स थी कादिर बहिनी, जिसमें 16,000 बंगाली पाकिस्तानी सोल्जर्स थे जिन्हें पाकिस्तानी फौज ने अपने आर्मी से निकाल दिया था। इस आर्मी ने ढाका यानी कि देश के कैपिटल को ही अपने कब्जे में ले लिया और पाकिस्तानी नेवी को भी तबाह कर दिया था। इनफैक्ट अपने इस 3 फ्रंट अटैक से सिर्फ 14 दिनों के अंदर ही रॉ ने पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांटकर बांग्लादेश को आजाद कर दिया। हमारी स्ट्रैटेजी इतनी वेल प्लान्ड थी कि करीब 1 लाख पाकिस्तानी सोल्जर्स को भारत के आगे सरेंडर करना पड़ा। 1 लाख। वर्ल्ड वॉर के बाद यह दुनिया का लार्जेस्ट सरेंडर माना जाता है, जिससे पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुका था। मतलब सिर्फ आईएसआई के लिए ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए ही एक बड़ी शर्मिंदगी की बात थी कि एक नई आई एजेंसी जो उनसे 20 साल बाद बनी थी, वो उनके नाक के नीचे से उनके देश को 2 टुकड़ों में बांट चुकी थी और इस बात की आईएसआई को भनक तक नहीं पड़ी। इस सक्सेसफुल बांग्लादेश लिबरेशन के बाद आईएसआई को और पाकिस्तानी आर्मी को बांग्लादेश से विड्रॉ होना पड़ गया। उन्हें बांग्लादेश में मौजूद सारे ऑफिसेस को छोड़ के जाना पड़ा और अब पाकिस्तान का इंडिया के ईस्ट साइड में कोई खास वजूद नहीं बचा। पर शायद रॉ का आईएसआई को छेड़ना एक डेयरिंग मूव नहीं बल्कि एक गलती भी साबित हो सकती थी। अब 1971 के सक्सेसफुल मिशन के बाद सभी को लगा कि रॉ ने आईएसआई पर ऐसा घाव कर दिया है कि अभी आईएसआई वापस से इंडिया के खिलाफ आंखें उठा के नहीं देखने वाला है। बट इंटेलिजेंस एजेंसीज का गेम तो आपको पता ही है, कभी रुकता नहीं है। 24 घंटे 24/7 365 आपको सतर्क रहना पड़ता है।
रॉ का आईएसआई को इस कदर छेड़ना एक बहुत ही डेयरिंग मूव साबित होने वाला था, क्योंकि अपने ऊपर लगे इस दाग को आईएसआई किसी भी हाल में मिटाना चाहती थी। और इसीलिए इसके बाद सिर्फ 8 सालों के अंदर ही आईएसआई जंग के मैदान में दोबारा से उतरी। लेकिन इस बार अकेले नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश यूएसए के साथ, क्योंकि इस दौर में सीआईए और आईएसआई दोनों का भी दुश्मन सिर्फ एक ही था, रॉ। और इसके बाद तो सिर्फ 8 सालों में ही इन्होंने मिलकर हिंदुस्तान को चारों तरफ से एक रिंग ऑफ फायर से घेर लिया। हमारे आसपास के सारे ही पड़ोसी देश को कंप्लीटली एंटी इंडिया बनाकर उन्होंने अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बिठा दी, श्रीलंका में एलटीटीई को खूब सपोर्ट किया, जिन्होंने ही फिर आगे जाकर हमारे प्रधानमंत्री तक को मार डाला था। आईएसआई ने इंडिया के सबसे अच्छे दोस्त नेपाल तक को भड़का के इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल करके अटैक्स प्लान किए, और म्यांमार और भूटान तक से भी इंडिया के खिलाफ काम करने वाले इंसर्जेंट ग्रुप्स को सपोर्ट दिलवाया। इसके बाद हम लिटरली अपने ही देश में कैद हो चुके थे। आसपास के किसी भी देश पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो देश या तो पाकिस्तान के साथ मिलकर हम पर अटैक्स लॉन्च कर रहे थे या तो यूएसए के साथ मिले थे। लेकिन रॉ ने इस बार भी अपने से बहुत ही ज्यादा पावरफुल दुश्मन और 2 दुश्मन आईएसआई और सीआईए को मुंह तोड़ जवाब दिया। हमने मॉरिशस में ऑपरेशन कैक्टस, सेचिलीज में ऑपरेशन फ्लावर और ब्लूमिंग, और अफगानिस्तान और बांग्लादेश में भी ऐसे ही सीक्रेटिव ऑपरेशंस किए, जिससे कुछ ही सालों में हमने आईएसआई के इस रिंग ऑफ फायर को नेकलेस ऑफ फ्रेंडशिप में बदल के रख दिया। इसके आगे की कहानी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। रॉ के ऐसे ही खतरनाक और कोवर्ट मिशंस की वजह से एक ऐसा समय आ गया था जब हमने पाकिस्तान का ऐसा बुरा हाल कर दिया कि आप मानोगे नहीं, लेकिन आईएसआई के चीफ को लिटरली रॉ के चीफ के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ी और कहना पड़ा कि प्लीज हम पर मेहरबानी करके हमला करना बंद कर दो। सो आखिर रॉ ने ऐसी कौन सी ही चालें चली जिसकी वजह से पाकिस्तान का यह आश्रय हो गया? और क्या फाइनली इसके बाद पाकिस्तानी आईएसआई ने रॉ से हार मान लिया? और आज के करंट सिनेरियो में आईएसआई और रॉ का क्या डायनामिक चल रहा है? कौन ज्यादा पावरफुल है? कौन किस पर हावी हो रहा है और कौन सबजुगेट हो रहा है? वेल, ये लड़ाई जो दशकों से चलती आ रही है, इसे एक ही वीडियो में, एक ही एपिसोड में कंप्लीट कर पाना पॉसिबल ही नहीं था। फिर भी जितना भी खुफिया डेटा हमें मिल पाया, हमने उसे इस वीडियो में पूरी तरीके से इंटीग्रेट करने की कोशिश की, और वो भी आसान शब्दों में, कहानियों के जरिए, ताकि आपको इंडिया और पाकिस्तान के बीच की इस सीक्रेटिव जंग के बारे में पता चल सके। बट द स्टोरी डजंट एंड ओवर हियर। इन फैक्ट ये तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पड़ाव था रॉ की जर्नी में, जिसे हम आगे कवर करेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में, जो मैं बहुत ही जल्द रिलीज करूंगा इसी चैनल पर। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। लेकिन आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप भी पर्सनली इंडियन रॉ की कहानी से बहुत ही ज्यादा इंस्पायर हुए और आपको ऐसी बातें पता चली जो आपको शायद पहले नहीं मालूम थी, तो एक लाइक ठोकना और नीचे कमेंट्स में लिखो वेटिंग फॉर पार्ट 2 या सिर्फ पार्ट 2 लिख दो। ये हमें मोटिवेट करेगा पार्ट 2 को बहुत ही जल्द डालने के लिए। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।